सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 6 घूर्णी गति इसके अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण, इन दोनों में अंतर। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, उसका फार्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और मात्रक, विमीय सूत्र आदि आदि चीजों के बारे में देखा था। अभी हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में अंतर पढ़ने के बाद फिर पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं इस पर थोड़ी बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला अंतर हमारे पास आ जाता है कि जो जड़त्व है इसका महत्व रैखिक गति में होता है। इसका महत्व रैखिक गति में है, रैखिक गति में है। भाई हमने इसको कहाँ पढ़ा था? रैखिक गति में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसका महत्व कहाँ पर है? इसका महत्व कहाँ पर है? इसका महत्व घूर्णी गति में होता है। इसका महत्व घूर्णी गति में है। पहला अंतर हमें क्या मिला कि इसका महत्व रैखिक गति में है और इसका महत्व कहाँ पर है? घूर्णी गति में है। पहला अंतर मिला हमें। दूसरा अंतर हमारे पास आता है कि इसकी माप जो है, जड़त्व की माप क्या से की जाती है? द्रव्यमान से की जाती है। इसकी माप द्रव्यमान से की जाती है। क्लियर है ना? इसकी माप क्या से की जाती है? द्रव्यमान से। द्रव्यमान ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा है, द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम है। इसकी माप क्या से की जाती है? इसकी माप I इक्वल टू एम आर स्क्वायर था ना। इसकी माप द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष से दूरी, द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूरी के आधार पर की जाती है। के आधार पर सूत्र I इक्वल टू एम आर स्क्वायर से की जाती है। लो, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? भाई इसका अपन सूत्र क्या पढ़ा था? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसकी माप द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से दूरी के आधार पर सूत्र I इक्वल टू एम आर स्क्वायर से की जाती है, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया, ठीक। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि जो इसका मान है यह है, मतलब जैसे जड़त्व आघूर्ण की बात, जड़त्व की बात करें तो द्रव्यमान जो है वो एक स्वतंत्र अन्य चीजों पर, मतलब द्रव्यमान करते अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करती। मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान के अतिरिक्त, द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, या अन्य राशि या स्थिति, अपन कुछ भी कह दें, अन्य राशि कहते हैं, स्थिति कहते हैं, अन्य कारक कहते हैं, अन्य कारकों पर निर्भर नहीं, पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना भैया। पर जो जड़त्व होता है इसकी माप द्रव्यमान से की जाती है, द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य कारकों पर निर्भर नहीं करता। अब ये इसके साथ क्या है? इसके साथ क्या है? इसका मान जो है, इसका मान घूर्णन अक्ष की स्थिति, घूर्णन अक्ष की स्थिति, स्थिति द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान वितरण। भाई अगर द्रव्यमान का वितरण किस टाइप से है? मैं द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के पास है या घूर्णन अक्ष से दूर आदि पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। तो इसका मान किस पर निर्भर करता है? घूर्णन अक्ष की स्थिति है, उस पर हम अंतर के बाद इस पर बात करेंगे। और इसका मान घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, ठीक है ना। नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक द्रव्यमान से होता है ना, तो किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
किलोग्राम में ले लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है बताओ मुझे। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक हमें पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पांचवा विमीय सूत्र लिख दो। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ML0T0 ये होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ML² T⁻0 ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको ऐसे ले सकते हो कि बस ये इसकी जो है विमाएं होती है, बस वो इतने दो के लिए है ना। और भी आप चाहे तो और दूसरी दूसरी चीजों को लेकर के आगे इसको अपन आई से प्रदर्शित कर दे, इसको एम से ही प्रदर्शित कर दे, एम ही सारे इसमें। तो जड़ता गुण में अंतर, तो वहाँ 5 अंतर मिले हैं, इससे ज्यादा तो अपन को मैंडेटरी नहीं है। पहला है हमारे पास इसका महत्व रैखिक गति में है, इसका महत्व घूर्णी गति में है, ठीक। दूसरा, इसकी माप द्रव्यमान से की जाती है। जड़त्व की माप याद रखना, अभी आपको क्वार्टरली एग्जाम आया था कि जड़त्व की माप खाली स्थान से की जाती है, इसकी माप द्रव्यमान से की जाती है। इसकी माप द्रव्यमान व गुणन अक्ष से दूरी के आधार पर I=mr² के सूत्र से की जाती है। द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य कारकों पर निर्भर नहीं करता। इसका मान गुणन अक्ष की स्थिति व द्रव्यमान वितरण इन दोनों पर निर्भर करता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र ML0T0 होता है, इसका विमीय सूत्र ML² T⁻0 होता है। तो ये हमारे पास इसमें क्या मिल गया अपन को, क्या मिल गया, इसमें अंतर मिल गया, ठीक है ना। ये अपन को थोड़ा सा इसमें अब ध्यान रखना है कि अंतर इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में आप लोगों को ये कई बार पूछा गया है पिछले वर्षों में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि जड़त्व गुण के बारे में और थोड़ी सी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं ना। जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता पर थोड़ा सा बात करना है हमें, जड़त्व गुण की निर्भरता, ठीक है ना। तो पहले नंबर एक काम करते हैं, इसके पहले अपन पूरे पिंड का जड़त्व गुण निकाल देते हैं, पिंड का जड़त्व गुण, फिर इस पर थोड़ी और बात करेंगे पिंड का जड़त्व गुण। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास एक कोई पिंड है और ये इस अक्ष की परितः, इस अक्ष की परितः ये गुणन गति करने के लिए स्वतंत्र है या कर रहा है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर एक ले लिया। अब ये इसके जो है कण है, ये पूरे में बिखरे पड़े हैं, इसके कण है ये पूरे में बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कण है वो, इसको मैंने नाम दे दिया, द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, इसका द्रव्यमान M3 है, इसका द्रव्यमान M4 है, M5 है, M6 है, M7, ऐसे बहुत सारे जो कण है वो पूरे के पूरे यहाँ पर इसके बिखरे हुए हैं द्रव्यमान। ये XY इसके घूर्णन अक्ष है, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो मान लीजिए यहाँ की दूरी R1 है, यहाँ की दूरी R2 है, यहाँ की दूरी R3 है, इसकी दूरी R4 है, इसकी R5 है, इसकी R6 है, इसकी R7 है। ये विभिन्न कणों की गुणन अक्ष से लंबवत दूरियां हैं। तो अगर मुझे इस पूरे पिंड का जड़त्व गुण निकालना है, पूरे पिंड का जड़त्व गुण, तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण पता है कितना होगा, सभी कणों का जड़त्व गुण एक फल के बराबर होगा, ठीक है ना। माने यहाँ पर संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण जो है ना I, ये होगा सभी कणों के जड़त्व गुण के फल के बराबर होगा, सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग, सभी कणों के जड़त्व गुणों का योग सभी पिंड का जड़त्व गुण बना देगा, ठीक है ना। याद रखना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आराम से जुड़ जाएगा। अब पहले वाले कण का जड़त्व गुण होगा I1, दूसरे वाले का I2, तीसरे वाले का I3, ऐसे ऐसे सबके आते जाएंगे, तो सभी के जड़त्व गुण निकालेंगे, सबको टोटल कर देंगे। अब इसका होगा M1 R1 स्क्वायर, क्योंकि पहले वाले की द्रव्यमान M1 है, दूरी R1 है। दूसरे वाले का होगा M2 R2 स्क्वायर, तीसरे वाले का होगा M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से अब इस पूरे योगफल को हम जानते हैं गणित में समेशन लगाकर लिख देते हैं, समेशन ऑफ MR² I = ये हम संपूर्ण पिंड के जड़त्व गुण का सूत्र कहलाता है, ठीक है ना, संपूर्ण पिंड के। अब यहाँ पर I इसको हम ऐसा भी सकते हैं
आई इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पर MI/RI कर देंगे। तो पहले आई की वैल्यू 1 लेंगे तो पहले द्रव्यमान का पहले दूरी में गुणा करना है। आई इक्वल टू 2 लेंगे, फिर समेशन सिग्मा लगा है तो प्लस लगाएंगे दूसरे का दूसरे में, इस प्रकार से। या इसी को हम सामान्य तौर पर इतना ही लिख देते हैं, केवल आई इक्वल टू सिग्मा MR², ठीक है ना, ऐसा लिख देते हैं, पर सही तरीके से हो जाएगा। तो ये कहलाता है संपूर्ण पिंड का जड़ता गुण। माने अगर आपको संपूर्ण पिंड का जड़ता गुण निकालना है, संपूर्ण पिंड का, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, उसके सभी अवयवी कणों के जड़ता गुणों को निकाल करके उनको जोड़ना पड़ेगा। तो सभी कणों के जड़ता गुणों को निकालकर उनको जोड़ दो तो आपको पूरे पिंड का जड़ता गुण मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ बातें आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो संपूर्ण जड़ता गुणों का योगफल है वो इस टाइप से दिया है, तो ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और आर पर। अब सोचिए, ये जो पिंड आपको है, अगर मान लीजिए इसकी गुणनक्ष बदल जाए, ठीक है ना, गुणनक्ष मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है गुणनक्ष, तो गुणनक्ष बदलने से औसत दूरियां क्या होंगी, बदल जाएंगी ना, बदल जाएंगी दूरियां। अभी यहाँ से दूरियां देखिए कम कम पड़ रही हैं सभी को, क्योंकि ये लगभग लगभग बीच में है। अगर मैं इसको किनारे पर ले आऊं तो दूरियां देखो बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना कई कणों की, तो हो सकता है कि औसत दूरियां जो है वो सभी की पता चला बढ़ गई। दूरियां बढ़ने से आई भी तो बढ़ेगा, आई बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप घूर्णन की स्थिति को बदल देते हैं, किसी पिंड की घूर्णन की स्थिति को अगर आप बदल देते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो फिर उसके कणों की दूरियां बदलने से जड़ता गुण बदल जाएगा। इस प्रकार ये पता चला कि जो जड़ता गुण है इसका मान घूर्णन की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं इसमें से इसके एक छोटे से भाग को काट कर अलग कर दूं, मैंने इसने भाग को काट करके अलग कर दिया, इतना बचा, एक सेब है, सेब का मैंने एक टुकड़ा मान लीजिए खा लिया, अलग कर दिया, तो क्या उसकी जड़ता गुण पर कोई फर्क पड़ेगा, आप खुद बताओ। हाँ पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इतने टुकड़े को अलग कर दिया तो ये दो कण अलग हो गए ना, M3 और M2 देखो अलग हो गए, अलग हो जाएंगे तो ये टोटल में भी तो फर्क पड़ जाएगा। जो टोटल जड़ता गुण है वो सभी कणों के जड़ता गुण के एक फल के बराबर है। आप इतना पार्ट अलग करेंगे उतने पार्ट में जितने कण होंगे वे सब अलग हो गए, जितने कण अलग होते जाएंगे उतना जड़ता गुण घटता जाएगा, नहीं घटेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी वस्तु के पिंड के एक पार्ट को उससे काट के अलग कर देते हैं तो उसका जड़ता गुण घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, हाँ घट जाएगा। और यदि उस पर आप कुछ और पदार्थ चिपका देते हैं, कुछ और द्रव्यमान उस पर ले आते हैं तो जड़ता गुण बदल जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। दो बातें हुई, ठीक है ना, यानी अगर आप पिंड के किसी पार्ट को काट कर अलग करते हैं तो जड़ता गुण घट जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आया कि एक सेब है और सेब के एक टुकड़े को हमने खा लिया तो क्या उसके जड़ता गुण पर कोई फर्क पड़ा, तो अपन कहेंगे हाँ पड़ेगा, उसका जड़ता गुण फाइनली घट जाएगा। दूसरा, आप ऐसे कल्पना कीजिए जैसे एक ये है, अब मैं आपको एक बात करते हैं, मान लीजिए एक पहिया है हमारे पास, एक पहिया, जो बसों के पहिए होते हैं ना, बसों के बैलगाड़ियों के सभी के पहिए होते हैं ऐसे, उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर एक पहिया ले लो और एक ले लो डिस्क है, एक मैं डिस्क की बात करता हूँ, ये मान लीजिए कोई डिस्क है, ये क्या है, कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ठीक है, ये भी घूर्णन गति कर रही है, ये भी घूर्णन गति कर रही है, ये दोनों का द्रव्यमान समान है, कुल द्रव्यमान दोनों का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कैसा है, एक समान है। इसका द्रव्यमान भी मान लीजिए 10 किलोग्राम है, थोड़ी देर को मान लेते हैं इसका भी 10 किलोग्राम है, थोड़ी देर को मान लेते हैं, ठीक। लेकिन आप जरा देखो, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किसका जड़ता गुण ज्यादा होगा, इसका जड़ता गुण ज्यादा होगा या इसका जड़ता गुण ज्यादा होगा, दोनों आप समझ रहे हैं। ये है वो एक पहिया, ये है एक डिस्क है, चक्की, एक डिस्क है, इसका द्रव्यमान पूरे में फैला हुआ है एक साथ, और इसका द्रव्यमान परिधि के पास है ज्यादातर। आपने देखा बस का टायर, साइकिल का टायर, वो मोटा सा हिस्सा कहाँ होता है, परिधि के ऊपर होता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के टोटल संपूर्ण द्रव्यमान एक समान है, जड़ता गुण किसका कम या ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका जड़ता गुण ज्यादा होगा, इसका जड़ता गुण कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ज्यादातर द्रव्यमान परिधि के पास है, तो सभी द्रव्यमानों की जो औसत दूरियां हैं, देखो सबकी औसत दूरियां काफी ज्यादा होंगी, होंगी नहीं होंगी, सभी की दूरियां ये दूरियां हैं, R1 R2 R3
R4 R5 ये दूरियां हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान वाले कण हैं, पहला कण है M1, दूसरा कण है M2, तीसरा कण है M3, ये सभी कण घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर है। तो घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक होने से उसका जड़त्वाघूर्ण भी तो अधिक होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर सबका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा है। अब यहाँ पर ले लो, एक कण यहाँ पर है, मान लो एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है। थोड़ा सा अपन इसका वो करते हैं कैलकुलेशन। ये मान लीजिए M1 वाला है, ये मान लीजिए M2 वाला है, ये मान लीजिए M3 वाला है। तो इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका जड़त्वाघूर्ण कम आएगा, इसका जड़त्वाघूर्ण इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, इसका जड़त्वाघूर्ण सबसे ज्यादा आएगा। दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ तो सभी का जड़त्वाघूर्ण ज्यादा आ रहा है क्योंकि सभी के सभी कण परिधि के पास है। लेकिन यहाँ पर किसी का जड़त्वाघूर्ण कम, किसी का जड़त्वाघूर्ण ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा जड़त्वाघूर्ण अकेले M3 का है। तो जितना जड़त्वाघूर्ण यहाँ पर M3 का है, यहाँ पर तो सभी का है, M1 M2 M3 M4 सभी का जड़त्वाघूर्ण M3 के जड़त्वाघूर्ण के लगभग बराबर है क्योंकि सभी परिधि से कैसे हैं, दूर हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी पिंड की ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूरी की ओर वितरित हो, दूरी की ओर हो, ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान कहाँ पर हो, घूर्णन अक्ष से दूरी की ओर हो, तो सभी कणों का जड़त्वाघूर्ण अधिक होने से ऐसे पिंड का कुल जड़त्वाघूर्ण बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम ऐसा बनाते हैं किसी पिंड को कि उसका जो द्रव्यमान का वितरण है वो घूर्णन अक्ष से परिधि की तरफ एक सा हो, फैला हुआ वितरित है, तो इनका जड़त्वाघूर्ण फाइनली संपूर्ण जड़त्वाघूर्ण इसकी तुलना में कम आएगा क्योंकि आप देखो M2 का यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर M2 का कम है। M1 का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जड़त्वाघूर्ण आ रहा है, यहाँ पर M1 का बहुत ही कम आ रहा है क्योंकि पास में है। तो इसका मतलब हुआ, इसको बोलते हैं द्रव्यमान का वितरण। तो द्रव्यमान का वितरण परिधि से जितना ज्यादा दूर होगा जड़त्वाघूर्ण उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। द्रव्यमान का वितरण घूर्णन अक्ष से दूरी की ओर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्वाघूर्ण आएगा। इसलिए अभी जब आपको पढ़ाया था अंतर को, उसमें क्या बताया था कि घूर्णन द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण कैसे हमें निकालना है उसके लिए सूत्र था और थोड़ी सी उसकी निर्भरता पर, है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो निर्भरता है इसको एक बार फाइनली फिर से मैं आपको बता दूं, जड़त्वाघूर्ण की निर्भरता किन किन बातों पर हमें निर्भर करती है। सबसे पहले तो आता है पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या निकलेगा, जड़त्वाघूर्ण। फिर क्या निकला था आप याद करो, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति। अगर घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलेगी तो जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, बदल जाएगा। तीसरा पिंड के आकार पर निर्भर करता है, पिंड के आकार पर, आकार कैसा है, अगर गोल है तो जड़त्वाघूर्ण अलग होगा, रॉड के आकार का है तो जड़त्वाघूर्ण अलग होगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक में एक लिस्ट दी है अलग अलग आकृतियों की जड़त्वाघूर्णों की, ठीक है। हम यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे। पिंड के आकार पर निर्भर करता है कैसा है, ठीक है ना, आकार मान लें, आकृति मान लें। और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान वितरण, ठीक है। इसमें आकार और आकृति दोनों शामिल है, आकार आकृति कुछ भी लेना देना दोनों शामिल है। तो ये हमारे पास जे चीजों पर। तो आपको पूछी जड़त्वाघूर्ण, अगर आपसे पूछा जाए कि जड़त्वाघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है तो बता पाएंगे, हाँ बता पाएंगे। किसी पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण है वह है पिंड के द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, पिंड के आकार तथा आकृति पर और द्रव्यमान वितरण, इन चार पर निर्भर करता है। तो अपन को ये अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं अपन आगे इस पर। ये हमारी बात हुई थी जड़त्वाघूर्ण के ऊपर से। अब अपन बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या पर। किसी किसी बुक में इसकी घूर्णन त्रिज्या शब्द लिखा रहता है, किसी किसी बुक में विघूर्णन त्रिज्या शब्द भी लिखा रहता है, या किसी किसी बुक में इसका नाम परिभ्रमा त्रिज्या भी लिखा रहता है, परिभ्रमा त्रिज्या। तो ये नाम लिखे हो कुछ भी तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्या उसी को हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, ठीक है।
उसी को हम विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं, उसी को हम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। ये क्या कहलाती है, इसके अपन को परिभाषा जानना। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पिंड हैं, एक कोई पिंड है, ठीक है ना, ये कोई पिंड है, एक स्थिति हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे इसमें बहुत सारे कण हैं, तो मैंने कुछ कण ले लिए, ठीक है ना, कुछ कण मैंने इसके ले लिए। ये मान लीजिए पहला कण है, द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m3 है, इसका द्रव्यमान m4 है, इसका द्रव्यमान m1 है, ठीक है। इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3 है, इसकी दूरी r3 है, इसकी दूरी r4 है, इसकी दूरी r5 है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिए। तो आप बता सकते हैं इसका जड़ता कोण क्या होगा? आप बता सकते हैं, सभी को जोड़ दो, सभी को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, इसका जड़ता कोण निकलेगा I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकलेगा, यानी कि सिग्मा mr स्क्वायर कहना चाहिए निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से किसी पिंड का जड़त्व कोण निकालना थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, कठिन काम है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इस पिंड के अंदर एक ऐसे पॉइंट की कल्पना करूं, एक ऐसे मैंने एक यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल सा पॉइंट लिया P, एक स्पेशल सा पॉइंट लिया। अब अगर मैं इस पॉइंट की मान लो यहाँ से दूरी है तो K, गुणन अक्ष से दूरी कितनी है K, और ये जो पॉइंट मैंने लिया है, मैंने माना कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस पर केंद्रित है। मैंने इसके पूरे द्रव्यमान को, संपूर्ण द्रव्यमान को जो है कहाँ पर केंद्रित मान लिया, पॉइंट पी पर। तो मैंने इसको कैपिटल एम नाम दे दिया। कैपिटल एम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, माने सभी कणों के द्रव्यमानों के टोटल के बराबर है, ठीक है ना। इसको मैं निकाल लिया। अब अगर मैं इस पॉइंट का जड़ता कोण निकालूं तो क्या निकलेगा, इसका जड़ता कोण निकलेगा m के स्क्वायर, ये निकलेगा, इसका जड़ता कोण क्या निकलेगा m के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने घूर्ण अक्ष से दूरी को माना है k और इसके द्रव्यमान को माना है कैपिटल M, तो निकलेगा m के स्क्वायर। अब यदि ये जो मैंने जड़ता कोण निकाला है m के स्क्वायर, अगर जो उसके वास्तविक जड़ता कोण के बराबर है, माने जितनी वैल्यू यहाँ आई थी उतनी ही वैल्यू यहाँ आई। मान लीजिए यहाँ की वैल्यू थी, मान लीजिए यहाँ की वैल्यू थी 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी निकली, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकली मान लो, ठीक है ना। 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकली मान लो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो दूरी हमने ली है, ये दूरी, इस दूरी को हम कहेंगे घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या। इस पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी, इस पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़ता कोण वास्तविक जड़ता कोण के बराबर होता है, वास्तविक जड़ता कोण के बराबर होता है। ये तो हम इसके लिख करके बताते हैं आपको। तो क्या निकलेगी हमारे पास, क्या निकलेगी हमारे पास परिभाषा, कि किसी पिंड का, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या उसके 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 किसी बिंदु की, उसके किसी बिंदु की घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है, वह है लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्वाघूर्ण पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो किसी पिंड की
घूर्णन त्रिज्या उसके किसी बिंदु की घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़ता गुण पिंड के वास्तविक जड़ता गुण के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैसे ही प्रदर्शित करते हैं? किससे? कैपिटल के। कैसे प्रदर्शित करते हैं? मैंने यहाँ पर इसको के लिया था ना, कैसे प्रदर्शित करते हैं? दूरी मात्रा क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि दूरी ही तो है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? मात्रा क्या होगा इसका? मीटर होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई क्या? इसकी घूर्णन त्रिज्या। ठीक। तो सभी इसको समझ गए होंगे कि विघूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या क्या कहलाती है। ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं जब इसको किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या के लिए, तो इसका मान जो है इतना निकलता है। मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, और इस पिंड के जो विभिन्न कण हैं, इनकी दूरियां जैसे r1 है, r2 है, ये r3 है, r4 है, अप टू 7 r5 ऐसे इस टाइप से हैं। तो इसकी जो घूर्णन त्रिज्या होती है, घूर्णन त्रिज्या के की जो वैल्यू इतनी होती है, के की वैल्यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस 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 rn स्क्वायर, माने सारे कण ले लो बटे n, ये होती है। तो किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है वह उसके विभिन्न कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है। ये हमें ध्यान रखना है मैथमेटिकली। क्या? किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है वह उसके विभिन्न कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल के, जो वर्ग हो गया, वर्गों का ये माध्य हो गया, और माध्य का क्या निकल आया? वर्गमूल निकल आया। तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसके विभिन्न कणों की घूर्णन अक्षों से दूरियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल के, यानी कि दूरियों के वर्ग माध्य मान के बराबर होती है। माने घूर्णन त्रिज्या जो होती है ना, घूर्णन त्रिज्या का मान, पिंड के सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होती है। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्या कितनी होती है बच्चों? घूर्णन त्रिज्या का मान पिंड के सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्ग माध्य मान के बराबर होती है। ये वर्ग हो गया, वर्ग का ये प्लस करके भाग दे दिया तो माध्य निकल आया, और माध्य का वर्गमूल, तो वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। कैसी होती है घूर्णन त्रिज्या? घूर्णन त्रिज्या का मान पिंड के सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्ग माध्य मान के बराबर होती है। ठीक, ये अपन को ध्यान रखना है ना। अब अपन आते हैं यहाँ पर अगली चीज पर। हम अगला पढ़ना है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब हम घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। सभी जैसे हमारे पास वो थी ना गतिज ऊर्जा रैखिक गति में, ऐसी घूर्णन गति में होती है। तो किसी पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होता है, मतलब घूर्णन गति के कारण, क्या लिखेंगे यहाँ पर? घूर्णन गति के कारण पिंड में निहित ऊर्जा को उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा? बताओ मुझे, किसको कहते हैं? घूर्णन गति के कारण पिंड में निहित ऊर्जा को उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये है वो। ठीक है। इसका सूत्र होता है बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा का। घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो के ई कांतिक एनर्जी पर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से निकालते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या निकलता है? क्या होता है बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा का?
तो गुणन गतिज का सूत्र होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। गुणन गति के कारण पिंड में निहित ऊर्जा को उसकी गुणन गतिज कहते हैं। इसका सूत्र जैसे रैखिक गति में गतिज का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे हम जानते हैं जो काम यहाँ पर m करता है वो काम यहाँ पर I करता है, माने जो रैखिक गति में जो महत्व द्रव्यमान का है गुणन गति में वही महत्व जड़ता गुण का होता है। तो ये हम अभियंतर में पढ़ा। और यहाँ पर हम वेग को रेखीय वेग कहते थे भी, यहाँ पर कोणीय वेग कहेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से ये दोनों में बिल्कुल एक समान काम कर रहे हैं, समतुल्य है। ठीक, तो गुणन गति में गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा। इसका ध्यान रखना है। आई क्या है यहाँ पर, जड़त्व गुण है। ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग है। जबकि रैखिक गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र था 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर m द्रव्यमान था और v चाल थी। तो यहाँ पर चाल को कोणीय चाल में बदल देंगे और द्रव्यमान को जड़ता गुण में बदल देंगे। ठीक है, अब हम इस सूत्र को ड्राइव करेंगे। ये सूत्र हमें निकालना होता है। ठीक है, निकालने के लिए कभी कभी हमारे पास ये आ जाता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ही सरल है वो गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं। ये मान लीजिए कोई पिंड है, ये कोई पिंड है और ये इस टाइप से शख्स के परिता मान लीजिए गुणन गति कर रहा है इस टाइप से, और इसके विभिन्न कारण ले लिया हमने। ठीक है ना, अभी मैं कुछ बना देता हूँ, कहाँ बाकी है इसमें अलग था, M2 M3 M4 M5 कुछ दिखाने के लिए मैंने बना दिया M6। इसकी दूरी है मान लीजिए R1, इसकी दूरी है R2, इसकी दूरी है R3, इसकी दूरी है R4, इसकी दूरी है R5, इसकी दूरी है R6। ठीक है ना, और ये एक समान कोणीय वेग ओमेगा से मान लीजिए गुणन गति कर रहा है। तो आप याद करो इस अध्याय का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना, इस अध्याय का नहीं देखा हो तो पहला वाला, उस समय आपको समझाया था गुणन गति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें बताया था कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके सभी कणों के कोणीय वेग तो एक समान होते हैं, किंतु रेखीय वेग अलग अलग होते हैं। सबके रेखीय वेग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो है यहाँ पर क्योंकि सबकी दूरियां देखो ये अलग अलग है, तो रेखीय वेग तो सबके अलग अलग होंगे, तो अपन मान लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे कि माना एक पिंड है जो विभिन्न अवयवी कणों से मिलकर बना है। इसके विभिन्न अवयवी कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, है। और इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 डॉट 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 है। ठीक है ना, है, ये सबको दिखा देंगे। ठीक है ना, अब चूंकि घूर्णन अक्ष से दूरियां सबके अलग अलग है, अतः इन सभी कणों के रेखीय वेग या रेखीय चालें भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, किंतु सभी का कोणीय वेग एक समान होगा। ठीक है ना, तो ये जो पिंड है, इस पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, इकाई के बराबर होगी। पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है ये सभी कणों की ऊर्जाओं के फल के बराबर होगी, सभी कणों की ऊर्जाओं के फल के बराबर। ठीक है ना, मतलब पिंड की संपूर्ण, पिंड की हम अगर गतिज ऊर्जा निकालेंगे, पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा तो सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के फल के बराबर होगी, उसी को अपन क्या कहेंगे, गुणन गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या के बराबर होगी, सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के फल के बराबर होगी। सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग ये क्या के बराबर होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा बनाएगा। तो पिंड की गतिज ऊर्जा के ई इक्वल टू, पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब उसकी गुणन गतिज ऊर्जा, गुणन गति कर रहा है तो गुणन गतिज ऊर्जा हो गई, इक्वल टू सभी कण। तो पहले वाले कण की क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, दूसरे की 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तीसरे की 1/2 m3 v3 स्क्वायर, प्लस 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 ऐसी सबकी अपन लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें n कण है, n तो लास्ट वाले की क्या आ जाएगी, लास्ट वाले की आ जाएगी 1/2 mn vn स्क्वायर। ठीक है ना, लास्ट वाले की लिख देंगे सब है। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है, v बराबर होता है r ओमेगा, होता है ना, v बराबर होता है r ओमेगा। अतः अब आप बताओ v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू हो जाएगा r1 ओमेगा, है ना। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा,
V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 ओमेगा डॉट 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 Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn ओमेगा ओमेगा। क्योंकि ओमेगा तो सबका एक सा होगा, हम पढ़ चुके हैं ना कि घूर्णी गति में कोणीय वेग सबका एक समान होता है, किंतु रेखीय वेग अलग अलग होता है। और क्यों होता है रेखीय वेग अलग, क्योंकि रेखीय वेग कोणीय वेग और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो दूरी अलग अलग हो गई ना, तो ये अलग अलग हो गया। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ लिख दो, तो के ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 V1। M1 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन V1 की वैल्यू क्या लिखना है, R1 ओमेगा 1, और इस पर वर्ग लगाना है तो लिख देंगे R1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। ऐसे 1/2 M2। अब यहाँ पर V2 का मान लिखूंगी, तो V2 का मान है R2 ओमेगा 2, तो R2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 M3। यहाँ V3 की वैल्यू लिखेंगे R3 ओमेगा, ओमेगा में नहीं लगाना है मुझे, मैं भूल गया, ओमेगा में नहीं लगाना है, ठीक है, ओमेगा सबका एक सा है। तो यहाँ पर M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ऐसे लेते आएंगे, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा 1/2 Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब आप सब में देखिए कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर हम पीछे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर और एक ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 1/2 को यहाँ से कॉमा ले लिया और ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमा ले लिया। अभी इसको ध्यान से देखो, इसको हमें क्या लिखा था, ये है वो पहले कण का जड़ता हूँ, ये दूसरे कण का जड़ता हूँ, ये तीसरे कण का जड़ता हूँ, और ये अंतिम कण का जड़ता हूँ। ये सभी कणों के जड़ता हूँ का टोटल काय के बराबर होता है, पिंड के जड़ता हूँ के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे 1/2 और इसको लिख दो सिग्मा mr स्क्वायर, पहले ये लिख देते हैं, और इनटू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और सिग्मा mr स्क्वायर का सूत्र क्या बताया था मैंने अभी आपको, सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू आई, पिंड का जड़ता हूँ, तो फॉर्मूला निकल आया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये निकल आया। तो एक घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र इस प्रकार होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, कि अगर आपको निकालने के लिए आए परीक्षा में, तो आपको एक पिंड बनाना है, पिंड में आपको कल्पना करनी है कि ये n कणों से मिलकर बना है, इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 अप टू सो Mn, और इनकी गुणज दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 अप टू सो Rn है। यह पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि विभिन्न कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग है, अतः इनकी रेखीय चालें भी अलग अलग होंगी। इस प्रकार मान लीजिए M1 M2 M3 अप टू सो Mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से रेखीय चालें क्रमशः V1 V2 V3 अप टू सो Vn है, तब इस पिंड की जो कुल गतिज ऊर्जा है वह सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के फल से के ई बराबर हो जाएगा 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 V2 स्क्वायर प्लस 1/2 M3 V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 Mn Vn स्क्वायर। अब आपको लिखना है क्योंकि V बराबर R ओमेगा, अतः V1 बराबर R1 ओमेगा, V2 बराबर R2 ओमेगा, R2 ओमेगा ओमेगा बनने लिखना है, और V3 बराबर R3 ओमेगा प्लस डॉट 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 Vn इक्वल टू Rn ओमेगा। अब ये V1 V2 V3 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना है बस। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाना, तो M1 V1 स्क्वायर, तो V1 की वैल्यू है R1 ओमेगा, तो R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऐसे सबके रखते जाना। अब आप कॉमन लेना, 1/2 सब में से कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर राइट साइड में लिख दिया, 1/2 लेफ्ट साइड में लिख दिया, बीच में ये पूरा आ जाएगा। अब ये है वो पहले कण का जड़ता हूँ, ये दूसरे कण का जड़ता हूँ, तो सभी कणों के जड़ता हूँ का योगफल संपूर्ण पिंड का जड़ता हूँ बनाएगा, तो इसको आप आई लिख देना, और ये ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्या निकला, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है घूर्णन गतिज ऊर्जा, उसकी परिभाषा और उसके जो है सूत्र की स्थापना थी, ठीक है। आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तैयारी तो अब आपको ऐसे ही करनी है, यहाँ में बहुत सारी चीजें हैं, अपन वैसे कोशिश यही कर रहे हैं कि कुछ भी ना छूटा जाए, सब कुछ है पढ़ते हुए चले, ठीक है ना। आओ अपन आगे पढ़ते हैं बल आघूर्ण और जड़ता आघूर्ण में संबंध, ठीक है ना। अब मैं आपको अगला पढ़ाने वाला हूँ बल आघूर्ण
बलागुण, इसको अपन बोलते थे टाउ व जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व, इसको याद करो आई में संबंध। अब हम इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं बलागुण और जड़ता गुण। आपको क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि बलागुण और जड़ता गुण में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो संबंध होना है वो क्या होता है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, कैसे निकालना है अपन को, हम एक एक कणों का, जैसे कि उस पर वही सिस्टम है, एक जो है पिंड की कल्पना करते हैं और एक गुणनक्ष की कल्पना कर देते हैं, ठीक है, और इसके विभिन्न कणों की कल्पना कर लेते हैं। ये द्रव्यमान M1 का कण, द्रव्यमान M2 का कण, द्रव्यमान M3 का कण, द्रव्यमान M4 हो गया, द्रव्यमान M5 हो गया, ऐसे इस टाइप से है। और इसकी दूरी मान लीजिए R1 है, इसकी दूरी R2 है, इसकी दूरी R3 है, इसकी दूरी R4 है, इसकी दूरी R5 है, इसकी दूरी R6, ऐसी अन्य की है, ठीक है ना। और एक गुणन गति इस टाइप से कर रहा है, करने के लिए स्वतंत्र है, ये इसकी गुणनक्ष है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, हमें निकालना है बलागुण टाउ और जड़ता गुण आई में संबंध। किसमें संबंध निकालना है बच्चों, किसमें संबंध निकालना है हमें, बलागुण और जड़ता गुण में संबंध। तो पहले हमको क्या करना है, इसकी एक कल्पना लिख देनी है। क्या लिखनी है कल्पना, कि अपन मान लेते हैं कि माना एक पिंड जो n कणों से मिलकर बना है, कितने कणों का समुदाय है, n कणों का। तो माना एक पिंड है, यह n कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3, M4 डॉट 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 Mn है, और यह एक XY अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है ना। इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 अप टू सो Rn है, ठीक है ना। पिंड का जो कोणीय वेग है, मान लीजिए प्रारंभ में कितना है, ओमेगा। क्लियर हुई ना बात। अब हमने क्या किया, इस पिंड पर बाह्य बल F लगाया, बाह्य बल F लगाया, ठीक है ना। जैसे हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो बाह्य बल आने से इसमें बलागुण उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए हम इसके एक पर्टिकुलर एक कण ले लेते हैं, हमने M1 ले लिया। अब माना M1 कण वाले जो द्रव्यमान, इस पर हमने F बल लगाया, F बल, ठीक है ना। माना M1 द्रव्यमान वाले कण पर बाह्य बल कितना लगाया जाता है, F लगाया जाता है, F लगाया जाता है। तब इस कण का बलागुण कितना होगा, बलागुण, तब इसका बलागुण हो जाएगा टाउ वन इक्वल टू, हम जानते हैं बलागुण बराबर होता है बल गुणित घूर्णन से दूरी, जी होता है ना। उसकी घूर्णन से दूरी कितनी है, R1 है, R1। और यहाँ पर बल कितना लगाया, F1, F, तो F गुणित R1 हो जाएगा इसका बलागुण टाउ वन, किसका, इसका कितना हो जाएगा, टाउ वन इक्वल टू F गुणित R1। ये बात तो सबको समझ में आती है, हाँ लीजिए, ठीक है। अब न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर होता है ma, तो यहाँ पर आ जाएगा m अल्फा, m अल्फा, m अल्फा क्यों, माना कि बल F लगाने से कण में अल्फा कोणीय, पिंड में कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। माना बल F से पिंड में अल्फा कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, अल्फा कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तब क्या होगा, तब यही हो जाएगा, इसको मैं यहाँ कमी के लिए देता हूँ, तब F इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। F बराबर m ही होता है। ये यहाँ पर लिखो तो टाउ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अल्फा इंटू R1, नहीं आ जाएगा, m अल्फा इंटू R1, m अल्फा इंटू F बराबर m होता है, तो m अल्फा इंटू R1, ठीक है ना, ये हो जाएगा m अल्फा इंटू R1। ये क्या के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर लिखना था मुझे ma, सॉरी, मालूम पिंड में a त्वरण उत्पन्न होता है, a त्वरण लिखना, तो F बराबर क्या होगा, ma, न्यूटन के नियम F बराबर ma, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लिखेंगे अपन ma,
अब चूंकि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। माना पिंड में, माना बल एफ से पिंड में ए, पिंड में यानी कि कण में लिख देना, यहाँ पर कण में लिख देते हैं, थोड़ा कण पर काम कर रहे हैं ना, तो कण पर, कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है, तब एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम ए। अब एम ए को हम उठाकर यहाँ लिखेंगे तो टाउ वन इक्वल टू हो जाएगा एम ए इंटू आर वन। अब ए बराबर होता है आर अल्फा, तो देखिए त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण गुणित दूरी या त्रिज्या। तो यहाँ पर आर ए को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए को लिखेंगे आर इंटू अल्फा, तो आर की जगह आर वन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आर वन, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या है, आर वन है, जिस पर हम बल लगा रहे हैं, तो आर वन इंटू अल्फा इंटू आर वन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ पर भी मुझे क्या कर देना चाहिए, वन कर देना चाहिए, तब एफ बराबर एम वन इंटू ए, तो एम वन ये कर देना चाहिए, ठीक है ना, एम वन एम वन। तो क्योंकि हम पहले कण पर काम कर रहे हैं, तो एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। यानी कि अगर मैं आपसे फाइनली पूछूं, इस कण का जो बला गुण है उसका सूत्र निकला एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा, जहां पर एम वन है उसका द्रव्यमान, आर वन है उसकी दूरी, और अल्फा है उसका कोणीय त्वरण। अब एक बात बताइए, जितना कोणीय त्वरण इसमें उत्पन्न हुआ उतना सभी में होगा ना वो, तो हाँ, क्योंकि हम गुणन गति में पढ़ चुके हैं कि इन सभी कणों का रेखीय त्वरण अलग अलग, लेकिन कोणीय त्वरण सबका एक समान होता है, सब में एक समान कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो जितना, जैसे इसका मैंने बला गुण निकाला एफ बल लगाने से, तो निकला एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं पूछे इसमें कितना आया होगा, इसमें भी तो आया होगा, इसने भी तो बल फील किया होगा ना, क्योंकि कण भले हम एक कण पर बल लगाए लेकिन वो प्रभाव तो पूरे पिंड पर होगा उसका। तो दूसरे वाले में कितना होगा, एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, तीसरे पर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा, है ना। इस प्रकार सभी कणों के, तो ये मेन पार्ट ये है, मेन पार्ट है। मैं एक बार फिर से इसको आपको रिवाइज कर दूं कि माना, मतलब पहले इस कण के बारे में, पिंड के बारे में लिखना है। माना एक पिंड है जो एन कणों से मिलकर बना है, इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः एम वन एम टू एम थ्री एफ टू सो एम एन है, और यह एक्स वाई एक्स के परिता घूर्णन गति कर रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष इन कणों की दूरियां क्रमशः आर वन आर टू आर थ्री एफ टू सो आर एन है। अब मान लीजिए एम वन द्रव्यमान वाले एक कण पर बाह्य बल एफ लगाया जाता है, तब इस कण का बलागुण होगा टाउ वन इक्वल टू एफ इंटू आर वन, ठीक है ना। अब एफ बल एफ लगाने से मान लो कण में ए त्वरण उत्पन्न होता है, तो एफ बराबर आएगा एम ए, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वन ए इंटू आर वन, ठीक है ना, एफ बराबर होगा एम वन ए, न्यूटन का दूसरा नियम। अब ए बराबर होता है आर अल्फा, तो ए बराबर आर वन इंटू अल्फा लिखेंगे, तो एम वन आर वन अल्फा इंटू आर वन, तो आर वन का आर वन से गुणा हो तो इसका लग जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार इसके एम वन द्रव्यमान वाले कण का बला गुण एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा हुआ। इस प्रकार अन्य कणों के जड़ता गुण क्या होंगे, इस प्रकार अन्य कणों के जड़ता गुण क्या होंगे, सॉरी बला गुण, अन्य कणों के बला गुण तो क्या हो जाएंगे, एम टू आर टू स्क्वायर इंटू अल्फा, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर इंटू अल्फा अप टू सो एम एन आर एन स्क्वायर इंटू अल्फा होंगे, ठीक है ना। ये अपन क्या निकाल दिए, सभी कणों के लिख दिए, ठीक है ना, सबके लिख दिए। अब मुझे निकालना है संपूर्ण पिंड का, तो इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो संपूर्ण पिंड का क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन ऊपर से आ जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर से लिख देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा इस प्रकार संपूर्ण, इस प्रकार संपूर्ण पिंड का बला गुण, तो कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू टाउ वन पहले वाले का प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस 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 टाउ वन, सबका जोड़ दो। इसका हो जाएगा टाउ वन की वैल्यू कितनी निकली थी, एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा इसकी, एम टू आर टू स्क्वायर इंटू अल्फा इसकी, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 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 एम एन आर एन स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है ना। ये अब हम क्या करेंगे, इन सबको अपन टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर
m2r2 प्लस 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 mn rn स्क्वायर इंटू मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया। अब ये क्या है, m1r1 स्क्वायर, ये है पहले कण का जड़त्वाघूर्ण, ये दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण, ये तीसरे कण का, तो सबके जड़त्वाघूर्ण जोड़ दो। पहले इसको लिख देते हैं mn rn स्क्वायर, ठीक है ना, एम आर स्क्वायर सॉरी, और ये हो गया इन सबका टोटल, और इंटू अल्फा, इंटू क्या आ जाएगा अल्फा। अब ये सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई, तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू अल्फा। तो ये होता है सूत्र टाउ इक्वल टू। तो आपसे कोई पूछे बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण संबंध क्या है, तो बलाघूर्ण बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण, ये इनमें संबंध है, कोणीय त्वरण ये इनमें संबंध है, ठीक है ना बच्चों। क्या संबंध है बताओ मुझे, बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण में, बलाघूर्ण बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण, ये संबंध है। बलाघूर्ण बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण, यानी कि टाउ बराबर आई अल्फा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो टाउ बराबर आई अल्फा हमारे लिए इनमें संबंध मिला। क्या मिला संबंध, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो थोड़ा फिर से कंपेरेटिवली बता दूं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा ये होता है, और आप याद करो एफ बराबर होता है एम ए, इन दोनों को कंपेयर करो, आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये है घूर्णन गति में टाउ बराबर आई अल्फा, ये है रैखिक गति में एफ बराबर एम बी, तो बोथ आर सेम। यहाँ पर जो काम आई करता है रैखिक गति में वही काम एम करता है, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण और जड़त्व, एम है कोई जड़त्व, ये जड़त्वाघूर्ण, ये है कोणीय त्वरण, ये है रेखीय त्वरण, और ये है बलाघूर्ण, ये है बल। तो घूर्णी गति में बल की जगह बलाघूर्ण लगाया जाता है, घूर्णी गति में द्रव्यमान की जगह जड़त्वाघूर्ण आता है, और घूर्णी गति में रेखीय त्वरण की जगह कोणीय त्वरण आता है। इस प्रकार ये हमारे पास एक कंपेरेटिव फार्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। तो टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा होता है, ठीक है ना, सभी इसको समझ लेंगे। अब अपने पास आता है कोणीय संवेग तथा जड़त्वाघूर्ण में क्या कोई संबंध हमें मिलता है, कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में, ये भी अपन देख लेते हैं। कोणीय संवेग व जड़त्वाघूर्ण में संबंध, इसमें भी कोई संबंध है क्या, इसमें भी कोई संबंध है क्या, कोणीय संवेग व जड़त्वाघूर्ण में इसमें भी कोई संबंध है क्या। तो कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध का, कोणीय संवेग का संकेत क्या था, एल, इसका था एल, और जड़त्वाघूर्ण का संकेत था आई, तो क्या इनमें भी कोई संबंध है, हाँ इनमें भी कोई संबंध है, ठीक है ना। अब इनमें क्या संबंध है ये अपन को देखना है। तो इसमें भी वही अपन कल्पना करते हैं कि माना एक कोई कण है, एक कोई पिंड है, कोई सिस्टम पूरा का पूरा है ना, हर बार यही बनाना होता है, यही बनाना होता है हर बार। एक अपन ने ले लिए द्रव्यमान m1 है, m2 है, m3 ऐसी कोई मान लीजिए mn है, इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3, n में की दूरी rn है, ठीक है ना। एक घूर्णन अक्ष है x और एक y, और एक घूर्णन गति कर रहा है, इसमें कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है ना। तो हमें कोणीय संवेग L और जड़त्वाघूर्ण I में संबंध जनरेट करना है। तो अपन लिखेंगे कि माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष एक्स वाई, घूर्णन अक्ष एक्स वाई के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष एक्स वाई के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। इसके विभिन्न कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 अप टू mn है, और इनकी गुण अक्ष दूरियां r1, r2, r3 अप टू rn है, ठीक है ना। है अब माना m1 द्रव्यमान वाला कोई जो एक कण है, इसको ले लेते हैं। m1 द्रव्यमान वाले किसी कण का रेखीय संवेग क्या होगा, m1 द्रव्यमान वाले m1 द्रव्यमान वाले किसी कण का रेखीय संवेग कितना होगा बताओ, इसका रेखीय संवेग, तो इसका रेखीय संवेग होगा, रेखीय संवेग P1 बराबर m1 इंटू V1, P बराबर एम भी होता है ना, m1 इंटू V1 होगा। अब चूंकि V1 बराबर होगा R1 इंटू ओमेगा, V बराबर ओमेगा, R1 ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 गुणित R1 इंटू ओमेगा, तो ये आ गया m1 R1 ओमेगा, ठीक है ना। ये रेखीय संवेग। इसका कोणीय संवेग क्या होगा, तो इसका कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग तो L1 इक्वल टू होता है
P1 इंटू R1 ये होता है P1 इंटू R। P1 की वैल्यू क्या है M1 R1 ओमेगा इंटू R1 यहाँ पहले से है तो मिला के निकल आया M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये निकला। तो कोणीय संवेग का हमें एक फार्मूला मिला, कोणीय संवेग का क्या मिला हमें, कोणीय संवेग का फार्मूला M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये कोणीय संवेग का फार्मूला। अब ये है वो एक कण का कोणीय संवेग, दूसरे का M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, तीसरे का M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे सबके निकल आएंगे, ठीक है ना। अब इसका संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग, इसलिए संपूर्ण, मैं सीधे शॉर्ट में लिख देता हूँ, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग। अगर संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग लिखें तो क्या हो जाएगा, L बराबर सबका जोड़ दो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 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 Ln। एक बात आपको इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार अन्य कणों के कोणीय संवेग M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा होंगे। अब संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग है तो अब इसको जोड़ दो तो M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब सब में से आपको ओमेगा कॉमन ले लेना है तो M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब आप इसको याद करो, ये क्या है, ये पहले कण का जड़ता हूँ, दूसरे कण का जड़ता हूँ, है कि नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो सिग्मा mr स्क्वायर मतलब आई, तो आई ओमेगा, तो एल बराबर सूत्र बन गया आई ओमेगा। एल बराबर सूत्र क्या बन गया हमारा, आई ओमेगा, ये बना, ठीक है ना, आई ओमेगा होता है एल बराबर। तो आपसे कोई पूछे कोणीय संवेग एल और जड़ता गुण आई में संबंध, तो एल बराबर आई ओमेगा होता है। तो यहाँ से अपन निकल आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया सिग्मा mr स्क्वायर और ये हो गया हमारा ओमेगा, तो इक्वल टू हो गया आई ओमेगा, ठीक है ना, आई ओमेगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक आया थी, तो ये यहाँ से आ नहीं रहा है पिक्चर, तो उसी तरफ देख लो इसको, है ना। तो ये M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर टू Mn Rn स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दिया सिग्मा mr स्क्वायर, तो सिग्मा mr स्क्वायर तो आई लिखेंगे, एल बराबर आई ओमेगा। तो इस प्रकार हमें क्या संबंध मिला, तो मैं यहाँ पर संबंध को लिख देता हूँ। हमें संबंध मिला है वो किसमें किसमें बच्चों, कोणीय संवेग और जड़ता गुण में। तो ये संबंध होता है एल बराबर होता है आई ओमेगा, जी तुम्हें ध्यान रखना है, एल बराबर आई ओमेगा। कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़ता गुण गुणित कोणीय वेग, जड़ता गुण गुणित कोणीय वेग, ये होता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल बहुत सिंपल है, ध्यान रखो, ये P बराबर क्या था याद करो, P बराबर mv, बिल्कुल इसी के जैसा तो है, देखो। तो यहाँ पर घूर्णन गति में कोणीय संवेग बोला जाता है और रैखिक गति में रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, इसके बराबर जड़ता गुणित कोणीय वेग। तो यहाँ पर जो काम m करता है यहाँ पर वही काम I करता है। तो यहाँ पर जड़त्व है, ये जड़ता गुण है, ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है। तो घूर्णन गति में m को I बना देते हैं और v को ओमेगा, तो L निकल आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनमें क्या हो गया, संबंध हो गया। किस किस में संबंध हो गया जी, हमारा कोणीय संवेग और जड़ता गुण में संबंध, ठीक है। अब एक और छोटा सा संबंध आपको इसमें मुझे क्लियर कर देना चाहिए। अब आता है कोणीय संवेग और घूर्णनगत ऊर्जा में संबंध है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा। कोणीय संवेग को मैं L ले लेता हूँ, इसको मैं E ले लेता हूँ, L में और E में मुझे संबंध चाहिए है, L में और E में, ठीक है ना। तो L में और E में क्या संबंध निकलेगा, देखें बहुत सिंपल सा है। हम जानते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होता है, E बराबर होता है, यहाँ से लिखना चालू करना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अभी अपने प्रूफ किया E बराबर आई ओमेगा स्क्वायर, अभी अपने प्रूफ किया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, E बराबर हमारे पास है आई ओमेगा, आई ओमेगा को अभी अपने प्रूफ किया, क्योंकि L बराबर होता है आई इंटू ओमेगा,
एल बराबर क्या होता है आई ओमेगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ 1/2 आई ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा को लिख देता हूँ एल, तो बराबर 1/2 एल इंटू ओमेगा। जी आ गया। एक संबंध तो हमारे पास यही आ गया, ई बराबर होता है 1/2 एल ओमेगा, एक संबंध तो यही आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ का एल का मान निकालो, यहाँ से एल का, तो एल बराबर हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू ई अपॉन ओमेगा, 2 इंटू ई अपॉन ओमेगा, जी होगा। एक संबंध है। तो गुणन गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 कोणीय संवेग गुणित कोणीय वेग, या कोणीय संवेग बराबर होता है 2 गुणित गुणन गतिज ऊर्जा बटे कोणीय वेग। तो या तो ये संबंध आपको याद रखना है, ई बराबर 1/2 एल ओमेगा, या पर ये वाला संबंध याद रखना है, एल बराबर 2 ई अपॉन ओमेगा। तो ये हमारे पास है, इसमें संबंध है, ठीक है ना। तो ये भी आप इसको जान गए होंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में अब ये सारी चीजें हमारी इस प्रकार खत्म हो गई हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप क्या है, आपको एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोगों को, अगर आप बोर्ड पर अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूं, इसमें आप लोगों को कुछ आकृतियों के जड़ तगु निकालने के सूत्र दिए हैं, जड़ तगु निकालने के, वो मैं आप लोगों को पहले भी उस पर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, याद कर लेना है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा दूं, जी आपको एक टेबल दी हुई है, सॉरी, आपको ये इस टाइप से एक टेबल दी हुई है बुक में, ठीक है ना, ये बुक में एनसीईआरटी की बुक में। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के आकृतियों के जड़ता गुणों के सूत्र दिए हैं। जैसे पहले नंबर पर आपको दिया हुआ है ये कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार वलय का तो होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर। तो आर त्रिज्या वाले एक जो है वृत्ताकार वलय का व्यास के परिता यहाँ था, उसके केंद्र से होकर जाने वृक्ष के परिता। तो आपको अलग अलग सूत्र दिए हैं, ये चित्र भी बना है कि ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये इस टाइप से रॉड है, रॉड के मध्य बिंदु से जा रही है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सूत्र आपको याद रखना है। इनका आपको प्रूफ नहीं आया है आपकी बुक में, लेकिन ये लिस्ट आई है, तो आपको ये क्या होगा, पूछे जाएंगे कि इसका इसके सापेक्ष कितना होता है, इसका इसके सापेक्ष कितना होता है। तो इस टेबल को आपको स्टडी कर लेना चाहिए। अगर आप रेफरेंस बुक में देखेंगे तो उसमें आपको और भी बहुत सारे सूत्र दिए होंगे, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद कर लेने हैं, ये सूत्र पर आधारित कोई सवाल या ये सूत्र ही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो ये वाला चैप्टर है यहाँ पर, ये थियोरेटिकली तो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, थियोरेटिकली खत्म हो गया। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको सूत्र निकाला एल बराबर आई ओमेगा, मैं इसमें एक बात और बता दूं, एक और बता दूं, आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताया था, कोणीय संवेग संरक्षण, मैं वहां भूल ना जाऊं, कोणीय संवेग संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, यदि कोई बाह्य वाला गुना लगाया जाए तो एल नियत होता है, यही पढ़ा था ना। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य वाला गुना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है, एल बराबर नियत, एल मतलब आई ओमेगा, आई ओमेगा कैसा होता है, नियत। यहाँ मैं इसकी ऐसा लिख देता हूँ, आई 1 ओमेगा 1 बराबर आई 2 ओमेगा 2, ऐसा भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो इसमें क्या होता है, अगर बाह्य वाला गुना लगाया जाए तो आई ओमेगा का मान नियत होगा। इसका मतलब अगर आई बढ़ेगा, आई अगर ज्यादा है तो ओमेगा घटेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो आई घटेगा, लेकिन दोनों का गुणा नियत रहेगा। कब, जबकि टाउ जीरो हो, टाउ जीरो, बाह्य वाला गुण नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, तब। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि यदि कोई नर्तकी अपने हाथों को फैला करके घूम रही है और अगर हाथों को नीचे कर ले, या कोई व्यक्ति मान लो एक घूमती हुई मेज पर, एक मेज है और एक घूम रही है, इस पर कोई व्यक्ति हाथों में मान लो डंबल लिए खड़ा है, हाथों में डंबल है इसके, ठीक है ना, इस टाइप से, और ये मेज क्या हो रही है, ये मेज क्या हो रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो अगर ये हाथों को नीचे कर ले तो मेज की स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप घूमने की। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हाथों को नीचे कर लेगा
तो आई घट जाएगा, क्योंकि अभी घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी ज्यादा है, तो आर ज्यादा होने से आई ज्यादा होता है, हम पढ़ चुके। तो अभी एकदम हाथों को नीचे कर लेगा तो आर घटेगा, आर घटेगा तो आई घटेगा, आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। यदि अपने हाथों को नीचे कर ले, यदि ऐसी कोई कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि घूमती मेज पर कोई व्यक्ति हाथों में डंबल लिए हाथों को फैलाए खड़ा है, यदि हाथों को नीचे कर ले तो क्या होगा, मेज की स्पीड बढ़ जाएगी, मेज की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने देखा होगा नर्तकी होती हैं, वो हाथ फैला कर नाचती हैं, अगर हाथों को नीचे कर ले तो वो उनकी स्पीड सडनली बढ़ जाएगी, उनके गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ऊपर से जो है पानी में जंप करता है ऐसे, तो अपनी बॉडी को ऐसे बंद कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, फिर एकदम से खोल देता है। ऐसा करने से क्या होता है, आई बढ़ जाता है, ओमेगा घट जाता है, तो उसकी कलाइयां फिर पूरी नहीं हो पाती, वह पानी में सीधा जाता है। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में कुछ कुछ दिए हैं, ये भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूं कि जो पहिए होते हैं, पहिए चाहे बस के पहिए हो, टायर हो, चाहे को इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान इसका कहाँ पर रहे, परिधि के पास रहे। ऐसा ऐसा क्यों बनाया जाता है इसको, ऐसा करने से इसका आई बढ़ जाता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो एम जितना दूर होगा, आर आर जितना ज्यादा होगा, आई उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आर ज्यादा हो जाता है। आर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, आई बढ़ जाता है। आई बढ़ने से 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ने से एक बार आप उसको ढकेलते हैं तो काफी दूर चलता जाता है, वो उसके अंदर संचित ऊर्जा बढ़ जाती है। तो पहियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा मान परिधि के पास रहे। ऐसा करने से जड़त्व बढ़ जाता है, जड़त्व बढ़ने से उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनकी गति को एक समान बनाए रखने में सहायता मिलती है। अर्थात फिर अगर बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो उसकी खुद की गतिज ऊर्जा से थोड़ी दूर तक चलता रहता है। इसीलिए साइकिल में पेडल मारना बंद करो तो थोड़ी देर चलती रहती है। बस में भी आपने देखा होगा चल रही है और एकदम से उसको अगर इंजन से ताकत देना बंद कर दें तब भी वो चलती जाती है। कारण ये होता है कि उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए पहियों को ऐसा बनाया जाता है। तो आज इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी को नमस्कार।